जय हिंद, जय भारत। श्री नरेश अग्रवाल। माननीय उपसभापति जी, वैसे तो मैं वित्त मंत्री का पर्सनल प्रशंसक हूँ, बड़े भाई हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता कि बजट उनकी विचारधारा का नहीं है। जिसको इतना बड़ा देश ने मैंडेट दिया हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उससे देश के लोगों ने बड़ी आशा करी थी। आपका दूसरा बजट है, मैं बता दूंगा, आपने दो चीजें करी। वेल्थ टैक्स समाप्त किया, आपने बुजुर्गों के लिए किया कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लाएंगे, लेकिन श्रीमान बजट में कहीं भी, अभी किसान की बात हो रही थी, देश के किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, महिलाओं की हो, उनके लिए क्या प्रोविजन किया? आपने शिक्षा का बजट घटा दिया, आपने एग्रीकल्चर का बजट घटा दिया, आपने सेस कितने लगाए श्रीमान? 12% से 14% कर दिया उन्होंने सर्विस टैक्स। 2% टैक्स में 2% सेस आपने स्वच्छ भारत अभियान, वही जैसे दिल्ली में हो रहा था, तमाम मंत्री लोग कूड़ा डाल के साफ कर रहे थे। हम तो कहेंगे आप क्लियर करें कि ये स्वच्छ भारत अभियान का जो टैक्स आपने लगाया है, इसको कैसे, जैसे मैंने कल उठाया था कि एक एक गांव हम लोगों को गोद तो दे दिया, लेकिन उनके पालन पोषण की व्यवस्था नहीं बताई। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम स्वच्छ भारत अभियान जो आप कह रहे हैं, ये अभियान कैसे शुरू करेंगे? बजट को कहाँ से आप, ये बजट का पैसा ये कहाँ से, किस रूप में आप करेंगे? वो देश ने बड़ी आशा की थी कि आप इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ावा करेंगे। वैसे मात्र 3% देश की पॉपुलेशन टैक्स देती है, लेकिन लोग ये आशा कर रहे थे कि आप आए हैं, मध्यम वर्ग बहुत आशा कर रहा था आपसे। और मेरी एक शिकायत हरदम रहती है कि बजट बनाते वक्त देश के सब उद्योगपति तो बुलाए जाते हैं, कभी देश का किसान नहीं बुलाया जाता। अगर देश का किसान भी बुलाया गया होता, हमारे नेता राम गोपाल जी कह रहे थे कि पहले जीडीपी में 45% योगदान किसान का होता था, आज जीडीपी में कितना घट के नीचे चला गया? 13% है। क्यों घट रहा है? कृषि आधारित देश और उसका बजट जीडीपी में योगदान कम हो, आखिर उसे किसान विरोधी नहीं कहेंगे तो क्या? प्रकाश भाई बोल रहे थे बड़ा जोर शोर से, लिखा किसी ने पढ़ा कोई, उन्हें बड़ा फुअड़ लगता है कि किसी की बात दूसरा जब कहता है तो वो अपने विचार नहीं लगता, फुअड़ एक शब्द कहा जाता। तो वो उस तरीके, अब आप बोल रहे तो मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, ये आप एक्सपेंस कर दें, ये अच्छी बात नहीं है हाउस के। नहीं, मैं देख लूं, मैं देख लेता हूं इस बात। नहीं, ये आपका आदेश, अपने एक कोलीग के लिए ये कहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और इसको एक्सपेंस कर दें। चलिए, नहीं, पर मैं करवा रहा हूँ, चलिए कर दीजिए, क्योंकि एक इट्स नॉट अनपार्लियामेंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम सेइंग कि कोलीग के लिए कुछ कहना गलत है, कोलीग के लिए कहना गलत है, इसलिए कह रहा हूं मैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट अनपार्लियामेंट्री, आई एम सेइंग कि इट इज नॉट राइट टू कमेंट ऑन अ कोलीग, यू अंडरस्टैंड? उपसभापति जी, ठीक है, आपका अधिकार है, आपने बिल्कुल, मैं भी उनको वापस ले लेता हूँ, आप डिलीट क्यों करेंगे? वापस कर लेता हूँ। प्रकाश भाई हमारे मित्र हैं, हम शब्द को वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों में आपस में। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपका बजट का घाटा जो बढ़ रहा है, बजट का घाटा कैसे आप पूरा करें? मैं भी फिगर में आऊंगा आपके सामने, मैं फिगर तुम्हारे आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपने जो फिगर दी, खाली उन्हीं फिगरों को मैं आपके लेके आऊंगा, मुनव्वर राणा जी की 4 लाइनों के साथ। बजट के अंधेरे से हमको बचाओ, हमारे घरों से उजाला न छीनो, हुकूमत को ये महंगाई खा जाएगी, गरीबों के मुंह से निवाला न छीनो। आपने 6% टैक्स ग्रोथ रखा रेट, आपने 6% नहीं, मेरे का 6 प्रोजेक्शन टोटल जो आपने फिर दिखाया, एक्सपेक्ट करा है कि हमारे जीडीपी का 8 से 8.5% आएगा और
इन्फ्लेशन का 5% आएगा, लेकिन कैसे आएगा? पिछली बार भी आपने कहा था, लेकिन पिछली बार कैसे आपका पूरा तो कहीं हुआ नहीं। आप टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड पिछले 5 साल में देख लें। 14-15 में 9.9%, 13-14 10%, मतलब आपका टैक्स कलेक्शन पिछले 5 साल में गिर रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट आपका बढ़ रहा है। 5 साल का इंटरेस्ट पेमेंट 43% से बढ़ के 49% हो गया। 11-12 में 43% था, जो बढ़ के 49% हो गया। और अगर आप सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए बारोइंग करेंगे तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? आप बारोइंग कर रहे हैं 55 लाख करोड़ करीब, और टैक्स आप देंगे 45 लाख करोड़। फिजिकल डिफिसिट आपका बढ़ेगा 3.6 से 3.9। आखिर उससे कैसे ग्रोथ होगी? हम लोग जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि आप बजट में बचत कहां से करेंगे, फिजिकल डिफिसिट कैसे घटाएंगे, देश की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको डिफेंस के बजट की तरफ ले चलता हूं। आपने पिछले साल जितना डिफेंस का बजट रखा था, इस साल भी उतना ही रखा, बिल्कुल सेम फिगर। 94 लाख करोड़ रुपए पिछले साल भी आपने रखा था, 94 लाख करोड़ रुपए। आप अपनी फिगर उठा के देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि एक एक रुपया 94,58,088 करोड़, और इस साल भी 94,58,088 करोड़, बिल्कुल सेम फिगर, 1 रुपया तक नहीं बढ़ा। पिछले साल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे आपने खर्च कितना किया? 81 लाख करोड़। चीन हमसे 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहा, पाकिस्तान हमसे 3 गुना ज्यादा बजट पे खर्च कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने डिफेंस के बजट को भी नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम अपनी सीमा को सुरक्षा नहीं करेंगे, एक तरफ तो आपको चीन, पाकिस्तान, पड़ोस के देश, ये श्रीलंका तक कह देता कि हमारे मछुआरों को गोली मार देंगे। नेपाल भी चीन के हाथों में जा रहा है। तो आखिर कहां पर से ये होगा? आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आंकड़ों की बाजीगरी हो, मैं चाहूंगा सही चीज जो है जनता के बीच में आना चाहिए। किसान से शुरुआत हुई थी, मैंने अभी भी कहा कि जीडीपी में किसान का योगदान कितना कम रह गया है। आपने बजट में क्या दिया किसान को? मैं चाहूंगा, वित्त मंत्री चले गए, कल सारे देश के पूरे विपक्ष ने किसान के पक्ष में मार्च किया दिल्ली में। हम आपसे फिर कहते हैं, ये भू अधिग्रहण जो बिल है भूमि, इस पे जिद मत करिए। राजहट और बाल हट दो बहुत अच्छे नहीं होते। कुछ देर के लिए तो प्यारे लगते हैं, लेकिन आगे बहुत खतरनाक हो जाते हैं। राजहट कभी चलता नहीं है। बड़े बड़ों की सत्ता, इधर जो बैठे इनका भी राजहट हमने बहुत देखा, हम भी साथ रहे, लेकिन उस राजहट का परिणाम क्या हुआ? इतनी देश में बेकार जमीन पड़ी। मैंने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करी। मुख्यमंत्री जी ने कहा केंद्र सरकार से कहना डिफेंस के लिए जितनी जमीन चाहिए, हमारे चंबल में वेस्ट लैंड पड़ी है, हम उनको लाखों एकड़ जमीन दे देंगे, क्यों ना वहां डिफेंस के लिए उन्हें अगर जमीन चाहिए, हम दे रहे हैं, जमीन लीजिए। आप क्यों नहीं राज्यों के मुख्यमंत्री से कहते इतनी वेस्ट लैंड पड़ी हुई है? हमारे यहाँ संडीला हरदोई के बीच में लाखों एकड़ ऊसर जमीन पड़ी हुई है। क्यों नहीं लैंड एक्विजिशन में आप कंपलसरी करते हैं कि डेवलपमेंट कंट्री की वेस्ट लैंड पे होगा? नहीं करेंगे। आज पूरे इस बरसात ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी। हम लोग फिर से उठा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए किसानों के लिए कल ही घोषणा करी कि किसानों की जो फसल नुकसान हुई है उत्तर प्रदेश में, उसका मुआवजा हम देंगे। क्यों नहीं केंद्र सरकार देती? अगर आप किसानों के इतने हमदर्द हैं, क्यों नहीं केंद्र सरकार घोषणा करती कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं? आप किसान का इंटरेस्ट क्या ले रहे हैं? किसान अगर ब्याज पे पैसा लेता है तो आप 12-14% इंटरेस्ट पे लेंगे। लाइबोर रेट क्या है आपका? 2% पे पूरे विश्व में पैसा मिल रहा है हिंदुस्तान के किसान को, आप 14% पे किसान को देंगे। खाद बीज का किसान को सस्ता देंगे नहीं। और कौन सी बाजार किसान के लिए देश में खुल गई? एक शहर का नाम बता दीजिए जिस शहर में किसान के लिए आपने उसका अनाज सुरक्षित रखने के लिए बात करी हो। गन्ना किसान मरा जा रहा है, चीनी मिल भी खत्म, गन्ना किसान भी खत्म, दोनों एक साथ साफ हुए जा रहे हैं। लेकिन आपने कभी इस पर विचार किया?
जो आज चीनी मिलों की हालत है। रामविलास पासवान जी थे, उस दिन क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। सूखा देश में पड़ा, पैडी की उत्पादन गिरा, लेवी की खरीद उन्होंने 76% से घटाकर 26% कर दी, किसान का ध्यान 700 रुपए में बिक गया। यही आपने किसान के साथ अच्छा किया, यही किसान को आपने दिया। एक तो योजना बताइए अपने बजट में जिससे किसान को आकर्षित लगे। मैंने बहुत बार कहा, पूरे विश्व में किसान जो उत्पादित करता है उसको बेचने का काम उस देश की सरकार करती। अगर घाटा होता तो किसान को सब्सिडी दी जाती, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान है जहां पे किसान के उत्पादन की कोई कीमत ही नहीं। किसान जो उत्पादित करेगा, शरद पवार जी ने चिट्ठी जेटली जी को लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने खुद एक्सपेक्ट किया है कि इस साल फसल का उत्पादन कम होगा, लेकिन आपने किसान को मिलने वाले पैसे, जो उनकी योजनाओं के पैसे थे, उसमें भारी कटौती कर दी। मैं पत्र आपको कहिए भिजवा दूं, आप पढ़ लीजिए उसका पैरा 2। एक एक चीज शरद पवार जी ने, वो भी देश के कृषि मंत्री बहुत दिन रहे हैं, बहुत बुजुर्ग नेता हैं, एक एक डिटेल दी है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर देश के किसानों का हित नहीं हो सकता, देश के नौजवानों का हित नहीं होता, तो फिर बजट से फायदा क्या हुआ? आप इस पर विचार कर लें। मैं तो, क्योंकि अगर किसान को सब्सिडी न दी, बीज खाद आपने उपलब्ध नहीं कराया, तो केंद्र सरकार क्या किसान को करा सकती? राज्य सरकार तो कर ही रहे हैं अपने ऊपर। आज आप जान लीजिए, एक जमाना हमने वो भी देखा था जब हम पढ़ते थे, अमेरिका से लाल गेहूं आता था हिंदुस्तान में, PL 480। उस गेहूं को खरीदने के लिए लोग लाइन में रखे थे। वो अंग्रेज उस गेहूं से बियर खींच के और बियर निकालने के बाद उस सूखे गेहूं को हिंदुस्तानियों के बीच में बेच देते थे। उस हिंदुस्तान के किसानों ने क्रांति करके आज इतना अनाज पैदा किया कि हमारी आबादी इतनी बड़ी 3 गुना, लेकिन हम किसी पे आधारित नहीं रह गए। लेकिन आपने क्या किया? आपने चीनी मार्केट फ्री कर दी। हिंदुस्तान में चीनी सरप्लस, लेकिन बाहर की चीनी को आपने इंपोर्ट करने की छूट दे दी। क्यों नहीं आप टैक्स बढ़ा देते, बाहर से चीनी ना आए? हिंदुस्तान में जब चीनी इतनी है, अगर चीनी का दाम गिरा तो शुगर मिल भी खत्म हो जाएंगे, किसान भी खत्म हो जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश की ओर आता हूं। महाराष्ट्र में गन्ने की रिकवरी 12% से 13% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9-9.25% रिकवरी है। इसके बीच में कैसे शुगर इंडस्ट्री जिंदा रहेंगी? मैं तो चाहूंगा कि आप इन चीजों पे अगर जवाब दें, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि इस पे जवाब होना चाहिए। और लेवी जो आपने चावल की लेवी घटाई, आखिर उसका कारण क्या था? मैं तो, क्योंकि FCI पे हम लोगों ने दिया है शॉर्ट नोटिस डिस्कशन के लिए, हम चाहते हैं FCI पे भी डिस्कशन हो कि किसान, अगर किसान ही नहीं रहा तो श्रीमान देश कहाँ रहेगा? और हो सकता किसान इस बार भ्रमित हो गया हो, लेकिन हरदम भ्रमित नहीं हुआ है, ना होने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। बैंक्स NPA 6% हो गया आपका बढ़ के। शायद विश्व में किसी कंट्री में बैंक्स का NPA 6% नहीं हुआ। आप हर साल बैंक्स को इतनी मदद करते हैं, लेकिन ये NPA किनका है? किसानों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है। मैंने कई बार कहा कि पढ़ने वाले बच्चे को आप इंटरेस्ट फ्री पैसा दे दीजिए तो देश का बच्चा पढ़ के तैयार हो जाएगा। किसान को आप इंटरेस्ट फ्री दे दीजिए, वो उत्पादन दूना करेगा। लेकिन देश के उद्योगपति, एक बहुत बड़े उद्योगपति जिन्होंने चुनाव में आपकी बड़ी मदद करी, स्टेट बैंक उनके दरवाजे पर चला गया कि 6,000 करोड़ रुपया लोन हमारा ले लीजिए। और इस NPA में अगर आप भी बता दें कि कितने प्रतिशत उद्योगपतियों का, कितने प्रतिशत गरीबों का, तो मैं समझ जाऊं आपको। आप सीधी सीधी फिगर, आप अगर सारी जनता के सामने फिगर रख दीजिए। सारा उद्योगपति ने पैसा मार लिया, BIFR में चले गए, सिक यूनिट उन्होंने घोषित कर दी, बैंक भी छूट हो गई, BFIR ने कर दी, कोई रुपया वसूली नहीं, और उस पैसे से वो तो ऐश कर रहे हैं। लेकिन वो छात्र किसान, अगर किसान पे 10,000 रुपए भी बकाया है तो वसूली चली जाएगी तहसील में, लाल झंडा लग जाएगा उसके खेत में। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने कर दिया कि किसी किसान का खेत नीलाम नहीं होगा, चाहे उसके ऊपर जितना भी बकाया हो, किसान का खेत हम नीलाम नहीं देंगे। ये उत्तर प्रदेश
कुड़की नहीं होगी, उसका खेत नीलाम नहीं होगा। तो ऐसी कोई योजना आप क्यों नहीं लाते? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि जयंत जी जब आप बोले तो एनपीए पे आप जरूर बता दीजिएगा। आनंद शर्मा जी भी स्मार्ट सिटी पे बोल रहे थे। ये तो एक ऐसा सपना हुआ जैसे काले धन का सपना था। कल आया कि साहब कैबिनेट ने पास कर दिया एक नया कानून कि साहब जिसने 10 साल की सजा देंगे, 7 साल की सजा देंगे। जब काला धन है ही नहीं तो सजा किसको आप देंगे? 1 साल से जिस काले धन को आप चिल्ला रहे हैं, उससे पहले से काला धन चिल्लाया जा रहा है। तो वो काला धन जब लोगों ने निकाल ही लिया, अब आपको विश्व में कहा काला धन मिल जाएगा, तो अब सजा किसको देंगे? जिससे काला धन लेना चाहेंगे उसी ब्लैकमेल करेंगे। हो सकता है कि अपने विरोधियों को काला धन में कहीं न कहीं फंसाने की बात करें, लेकिन मैं कहूंगा इस काले धन का आप क्यों नहीं साफ साफ बोलते? मैं कहीं अरुण जेटली जी का बयान पढ़ रहा था कि काला धन तो एक कहावत थी जो हम लोगों ने चुनाव में कही थी। तो मैं कहता हूं उस कहावत को सत्यता में क्यों नहीं कह देते? कह दीजिए कि काला धन एक सत्यता नहीं थी, ये चुनाव का एक जुमला था, चुनाव का एक नारा था। बहुत नारे चुनाव में दिए जाते हैं, हमने भी एक नारा दे दिया था, काला धन कभी वापस नहीं आएगा, ना काला धन रह गया है, काला धन लीगलाइज हो गया है। इसको क्यों नहीं कहने में क्या दिक्कत है? आज कल लोकसभा में अरुण जी कह रहे थे कि हमने पास कर दिया, जल्दी हम ला रहे हैं। तो आपके पास फेमा का है, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास इनकम टैक्स है। क्या मतलब ये सब कमजोर हो गए जो आपको एक एक्ट और लाने को पड़ा? मैंने तो हरदम इस बात को कहा, बहुत कानून कभी प्रभावी नहीं होते, कानून कम प्रभावी होते हैं। लेकिन आप लोग तो पता नहीं कितने कानून बनाने से चले आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और ज्यादा कानून बहुत प्रभावी नहीं होंगे, तो इस पर फिर से आप विचार करिए और काले धन का सपना देश को दिखाना बंद कर दीजिए, सत्यता बोल दीजिए। देश सत्यता सुनना चाहती है और नहीं सत्यता बोलेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो हमने कहा, आप अगर 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे कितना रुपया लगेगा और धन कहां से लाएंगे? बजट में कोई प्रोविजन है आपके पास? 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया था, 1 पैसा बजट में नहीं खड़ा हुआ। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, हम तो इस बात के सदैव खिलाफ रहे कि सरकार व्यापार करे। रूस के साथ जो हम लोगों के संबंध अच्छे हुए, कम्युनिज्म जब देश में ज्यादा प्रभावी हुआ तो सरकार व्यापार करने लगी, तमाम अंडरटेकिंग्स बन गई। दिग्विजय भाई तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज अपने देश में करीब 290 कुल पीएसयू हैं। उन पीएसयू से कितना घाटा आपको हर साल हो रहा है? कुछ नवरत्न हैं, कुछ और अच्छे हैं जो हम लोगों को पैसा दे रहे हैं, बाकी तो सब घाटे पे चल रहे हैं। मैं कोपू का मेंबर हूं, मैं देखता हूं जब एक एक पीएसयू आती है, करीब 10 लाख करोड़ रुपए आपका लगा इन पीएसयू पे। केवल सरकार का 10 लाख करोड़ रुपए इन पीएसयू पे लगा है, जबकि आपका टोटल घाटा ही 5 लाख करोड़ रुपए का है। घाटे के पीएसयू क्यों नहीं बेच देते? क्या मतलब? ये सरकारी अधिकारी क्या व्यापार करेंगे? इन पीएसयू का जो आप सीएमडी बना देते हैं, क्या ये व्यापार करेंगे? ये ऐश आराम की जो ग्रह बन गया है पीएसयू। आप इन पीएसयू को, जितनी आपके सिर्फ पीएसयू हैं, आप उनको हटाइए, जाने दीजिए ओपन मार्केट में। जब आप ओपन मार्केट की व्यवस्था कर रहे हैं तो इन पीएसयू को क्यों हम ढो रहे हैं? आपके ठीक है नवरत्न पीएसयू रखे, लेकिन आप शेयर बेच रहे हैं नवरत्न पीएसयू के। जो खबर आ रही है कि जो प्रॉफिट में है उसके किसी के 20%, किसी के 22%, किसी के 25% आप शेयर बेच रहे हैं, लेकिन घाटे के पीएसयू नहीं बेच रहे। आप घाटे के पीएसयू को हटाकर कम से कम अपना घाटा पूरा करिए, और घाटा तो आगे ना बढ़े। एयरपोर्ट अथॉरिटी बेच रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी वो तमाम लखनऊ के, कलकत्ता के, वो सारे एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट फायदे में, वो सारे एयरपोर्ट निजी क्षेत्र को देना चाहती। प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन चलिए कब आएगा? बंबई दिल्ली वो तो दे ही चुके हैं। हम तो कह रहे हैं लखनऊ का और कलकत्ता का, शायद वहां का भी है, अहमदाबाद का, उनके लिए तय भी हो गई, चेन्नई का भी है। बेरोजगारी, मैंने उस दिन प्रश्न किया था,
डीओपीटी डिपार्टमेंट ने एक आदेश किया है कि 1 साल तक केंद्र सरकार में कोई भी नई नौकरी में भर्ती नहीं होगी। डीओपीटी का अब बेरोजगारी दूर, बड़े हम खुश होते हैं कि हमारे देश की कुल आबादी की 60% नौजवान है। विश्व में सीना ठोकते हैं हमें कि इससे ज्यादा नौजवान विश्व में कहीं नहीं है जितना हिंदुस्तान के पास है। आज चीन के पास भी उतना नौजवान नहीं जबकि आज जिसकी आबादी हमसे ज्यादा है। रोजगार का क्या हालत है? उस दिन मैंने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोले गए, वो बेकार है। अब तो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं रह गया। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या चली गई? आपने खुद स्वीकार किया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी माइनस में चली गई। धीरे धीरे आपकी सारी इंडस्ट्री बैठती चली जा रही है। आपने भी लोहा उद्योग को बचाया है, आपने इंपोर्ट लोहे पर ड्यूटी बढ़ाई है। पेपर इंडस्ट्री वाले कल हमें मिले थे, उनका कहना अगर बाहर से पेपर का इंपोर्ट नहीं रोका गया तो पेपर इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। शुगर इंडस्ट्री की तो मैंने आपसे बात सामने आपके ला दी। आप क्यों नहीं एक बार विचार करते? अगर हमारे देश की जो इंडस्ट्री जो देश के लोगों को रोजगार दे रही है, देश में पैसा उपलब्ध करा रही है, उनके उत्पादन को हम इंपोर्ट अलाउ क्यों करें? ये ठीक है WTO की शर्तें हम पे लागू हैं, लेकिन हमको ये भी तो अधिकार है कि हम किस पे कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं। आप उन पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए, हिंदुस्तान में आना बंद हो जाएगा, कम से कम अपनी यूनिट 6 तो नहीं रहेगी। अगर ग्रोथ -1% चली गई, 2-4 मिनट रुको, अगर ग्रोथ -1% चली गई, आप रोजगार कहां से देंगे? आप फिगर बता दीजिए। आपके आंकड़ों के हिसाब से इस देश में इस समय कितने लोग बेरोजगार हैं? क्योंकि मैं मनरेगा को रोजगार कभी नहीं मानता हूं श्रीमान। मजदूरी रोजगार नहीं होती है। अनस्किल लेबर को भी आप अगर रोजगार मान रहे हैं तो ये तो भ्रम वाली चीज हो गई है। आज नौजवान चाहता है नौकरी। आप टेलीविजन पे तो उसको सुनहरे सपने दिखाते हैं, एक रात में वो रईस बनना चाहता है, लेकिन उस नौजवान के लिए जब आगे कोई भविष्य नहीं है तो नौजवान क्या करेगा? बल्कि माँ बाप ने जो ऋण ले लिया उसकी शिक्षा के लिए, वो ऋण भी आज बुरी हालत में। आज कितना लड़का MBA, आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये जो नोएडा का हमारा टोल टैक्स वाला लगा हुआ है नोएडा पे, इसमें श्रीमन MBA पास लड़के 5-5 हजार रुपए महीने पे नौकरी पर लगाए गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए होगा कि 5 हजार में MBA पास लड़का 5 हजार रुपए पे टोल टैक्स पे पर्ची काटे। और इससे ज्यादा आप क्या नीचे स्थित पर जाएंगे? विश्व में आप किससे तुलना करेंगे? बेरोजगारी की हालत है। अगर आपकी GDP यही रही, अगर आपका घाटा ऐसे रहा तो 2 साल पे आज सड़कों पे नौजवान ही नौजवान दिखाई देगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी अगर खत्म हो गई, आपने रोजगार के अवसर अगर नहीं दिए तो गलतफहमी मत रखिए, अच्छे दिन आने वाले सिर्फ कागजों पर रह जाएंगे, अच्छे दिन दिखाई नहीं देंगे। हम चाहते हैं आप आगे बढ़े, आपकी सरकार आई, आपको फ्रेश मैंडेट मिला। बहुत से चीजों में हम आपसे सहमत नहीं होते, लेकिन राज्यसभा में हम तुम्हारे पास कराते हैं कि लोअर हाउस में आपको जब मैंडेट मिला है तो अपर हाउस की बहुत जिम्मेदारी नहीं है हम हर चीज का आपका विरोध करें। हमारे मित्रों से हमारा बहुत चीजों में विरोध रहता है। कोल माइन बिल आया, हमने सिर्फ हमारे उसको डिसेंट नोट नहीं किया कि चलिए उसको पास होने दीजिए, देश की प्रगति न रुक जाए, क्योंकि अगर 31 मार्च से कोयला रुक गया तो देश के सामने तमाम प्रगति रुक जाएगी। हम हित की बात करते हैं, लेकिन अगर हित के साथ आप अहित करते जाएंगे तो कहां तक चलेगा? क्योंकि हमारा काम विपक्ष का है तो हमारा काम आईना दिखाना भी है। हम अगर आईना आपको दिखाएंगे, आप सही आईना देखेंगे तो आप सही सीख लेंगे, और नहीं सही आईना देखेंगे तो ये आपकी मर्जी है। कि आज तक इस देश में गरीबी नहीं तय पाई कि साहब गरीब कौन है। 4 कमेटी बैठा ली गई, एक सक्सेना थी, एक तेंदुलकर थी, एक रंगराजन थी, एक कोई और थी चौथी की, एक 4 कमेटी बैठी। इनकी सरकार में हुआ था कि 18 रुपए गांव में जो पैदा कर लेगा, सेन गुप्ता, 18 रुपए गांव में जो पैदा करेगा रोज, वो गरीबी रेखा से नीचे चला गया। मतलब गरीबी रेखा खत्म हो गई, और 24 रुपए शहर में। तब हमने कहा था कि अगर योजना आयोग के उपाध्यक्ष 24 रुपए में 1 कप चाय भी किसी होटल में पी के दिखा दे तो हम समझ जाएंगे गरीबी हट गई। आप क्यों नहीं तय करते कितने प्रतिशत गरीब है? श्रीमान, उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़, BPL इन्होंने सिर्फ 2 करोड़ लोगों को माना।
जबकि मेरा आज भी मानना है उत्तर प्रदेश में कम से कम 6-7 करोड़ रुपए, 6-7 करोड़ पॉपुलेशन बीपीएल के अंतर्गत आने वाली है। आप बीपीएल इस बारे नहीं बढ़ा रहे कि आपको पैसा देना पड़ेगा। आपके आंकड़े गरीबी रेखा से नीचे जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के सामने आप हाथ कैसे फैलाएंगे? आप कैसे दिखाएंगे कि हमने इतना ऋण लिया, हमने इतनी ग्रोथ करी? क्योंकि आपको अगर आप ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तो आगे ऋण कैसे मिलेगा? झूठे आंकड़े से क्या फायदा? हमको सत्यता पे आधारित होनी चाहिए, सत्यता पे आना चाहिए। हम कहते हैं घोषणा करिए, किसको आप गरीब मानते हैं? उन्होंने नहीं करी, वो चले गए किनारे, लेकिन आप तो करिए। आप बताइए कि कितनी आबादी तक के लोगों को आप गरीब मान रहे हैं और उनकी इस देश में संख्या कितनी है? जब तक इस देश में संख्या तय नहीं होगी तब तक गरीब के साथ कभी न्याय नहीं होगा। और गरीब का उपहास बहुत अच्छा नहीं होता है, गरीब का उपहास, क्योंकि गरीब की आह बहुत खराब होती है। अमीर का चापलूसी तो बड़ी अच्छी लगती है, अमीर के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गरीब की आह बहुत बुरी होती है। और इस गरीब की आह जिसको लग गई वो बहुत लंबा राजनीति में टिकता नहीं है, क्योंकि हम गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं, ना कि क्योंकि आपका तो एक जनरल मैसेज चला गया कि देश की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है और उनकी मदद करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हो गया? चलिए, आप जब कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है। कोई राजा महाराजा जब कोई डांटता है तो कोई लगता है कि मैं तो अभी राजा महाराजा कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें तो राजा बडनोर हो, चाहे राजा उदयपुर हो, चाहे यहाँ तो कोई भी राजा महाराजा नहीं हो, हम तो प्रजा हैं। जब राजा प्रजा को डांटती तो कहीं ना कहीं तो प्रजा हिली जाती। अभी मानसिकता, अच्छा अभी मानसिकता बदली नहीं, क्या करें, इतने साल हो गए। धन्यवाद, थैंक यू। श्रीमान, हमारे जिया जी भी बोलेंगी। मैं माननीय मंत्री जी आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी भी आपके पास 2 साल पूरे हैं जिसमें आप क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद फिर आप चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। फिर आपका बजट जो होगा वो क्रांतिकारी नहीं होगा, आपकी नीति सोच भी क्रांतिकारी नहीं होगी। फिर अगले 5 साल की आपको चिंता होगी। जब जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया तो क्रांतिकारी क्यों नहीं कदम उठाते हैं? क्रांतिकारी क्यों नहीं निर्णय लेते हैं? ऐसा निर्णय लीजिए कि देश में कम से कम, मैं एक बात जान लीजिए, नेताजी मुलायम सिंह जी कहते हैं कि जो चर्चा में रहता है, जो पर्चा में रहता है, जो खर्चा में रहता है, उसको राजनीति में कोई मार नहीं सकता। चर्चा में रहो, पर्चा में रहो, खर्चा में रहो, डिसीजन लेते रहो, बोल्ड बनो, जनता के बीच में जाके बात कहो, कभी कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर दो मुही बात होंगी, कहोगे कुछ और करोगे कुछ, तो ये समझ लो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। ज्यादा पब्लिक के बीच आडंबर झूठ नहीं चल पाएगा। इसी मारे मैं कह रहा हूं कि आप जब अपना बजट का भाषण समापन भाषण हो तो कुछ निर्णय घोषित करें, जो उस सदन में ना करें हो तो इस सदन में निर्णय लेके घोषित करें, जिससे देश की जनता को विश्वास हो कि जिन्हें हमने वोट दिया था उन्होंने वाकई में हमारे सामने सच्चे सपने रखे, झूठे सपने